अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज हम एक्सरसाइज 7.5 जो उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन हमेशा की तरह इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि समझना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को अगर आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको नज़र आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो किसे कहा जाता है। तो वीडियो में सबसे पहले अभी मैं बात करूँगा एंगल ऑफ एलिवेशन पे, फिर बात करूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। इन दोनों पे बात करने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन तक पहुंचना चाहते हो तो वीडियो को आगे कर लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, उसकी मदद से आप अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, जो कि आपको यहाँ पे टाइटल की सूरत में भी नज़र आ रहा है, इसको हम पिक्चर की मदद से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स लेने की कोशिश करते हैं। जब आप पिक्चर की मदद से कॉन्सेप्ट्स ले लोगे, फिर इसकी रिटन फॉर्म में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो इस पिक्चर की मदद से, जैसे कि ऊपर मैंने हाईलाइट भी किया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों को समझ सकते हो। तो चलिए पिक्चर के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। पिक्चर के ऊपर अगर ध्यान आप दें तो पिक्चर में यानी इस पिक्चर से आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो हासिल करने हैं या याद रखने हैं। ठीक है, पहली चीज़, जैसे कि आपको टाइटल में पता चल रहा है कि इसमें एंगल की बात की गई है। एलिवेशन भी एक एंगल है और डिप्रेशन भी एक एंगल है। तो इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो 2 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक ये, ठीक है, और एक ये। ठीक है, इन दोनों एंगल्स में फ़र्क क्या है। जो ऊपर वाला एंगल है वो मिडल लाइन से ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है, और नीचे वाला एंगल जो है वो मिडल लाइन से, जिसे हॉरिजॉन्टल के नाम से लिखा गया है, वो नीचे की तरफ बन रहा है। तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर में है ये लाइन, जिसे हॉरिजॉन्टल के नाम से यहाँ पे लिखा गया है। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, या फिर क्योंकि इंसान के लिहाज से बात को समझाया गया है तो लाइन ऑफ साइट भी कहा जा सकता है। लाइन ऑफ साइट क्यों कहा जा सकता है, तो ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये यहाँ पे अगर इसको मैं दिखाऊं तो लाइन ऑफ साइट मतलब कोई भी इंसान की आँखों से सीधा इस लाइन को लेके गया हुआ है, इसलिए यानी कि लाइन ऑफ साइट कहा गया। तो पहली चीज़ मुख्तसर बताऊं तो आपको ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन आप जहन रख लो, या फिर आप इसको लाइन ऑफ साइट के नाम से जहन में रख लो। ठीक है, जैसे भी आप इसको जहन में रखो। तो पहली चीज़ क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन ऑफ साइट। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए 2 एंगल बनेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जो कि बताया। तो 2 एंगल कौन कौन से, जो ऊपर की तरफ बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो नीचे की तरफ एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को जहन में रखना है। अब याद कैसे रखेंगे, एक और चीज़ होती है कि ऊपर वाला एंगल जो है एलिवेशन ही कहलाता है, ये कैसे याद रहेगा। तो देखिए, नीचे वाले को जहन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डीप प्रेस मतलब किसी, प्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नीचे की तरफ दबाना। तो इस चीज़ से भी आप इस चीज़ को जहन में यानी इस बात को जहन में रख सकते हो। तो जहाँ पे आप प्रेस का वर्ड आ जाए इट्स मीन के वो नीचे वाला एंगल होता है, तो बचा तो ऊपर वाला एंगल, तो ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आप लोगों को जहन में रखनी है। अब इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, होता इसमें यानी इसके कॉन्सेप्ट क्या है। ये 3 चीज़ें तो आप जहन में रख लोगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही इस इंसान के हिसाब से बात को समझाई गई है, तो ये इसका नाम मैन रख देते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान है, ये कोई भी आदमी है, सॉरी। तो इस इंसान यानी रूटीन के अंदर आप क्या करते हैं, या तो कोई चीज़ देखते हैं वो बिल्कुल सामने आपकी होती है। ठीक है, तो उस लिहाज से तो कोई एंगल नहीं बनेगा, सामने ही देख रहे हो आप। ठीक है, लेकिन अगर हम सामने देखने के बजाय कोई चीज़ ऊपर नज़र आए तो हमारी आइज़ जो हैं थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाती हैं। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, अगर आप आसमान पर हवाई जहाज़ देखते हो, एरोप्लेन देखते हो, तो आपको थोड़ी सी आंखें, थोड़ी नहीं ज़्यादा आंखें, यानी आंखें ऊपर की तरफ करनी पड़ती हैं। जब आप आइज़ ऊपर की तरफ करोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ एक एंगल बन जाएगा, और ये एंगल बताएगा कि एरोप्लेन जो है किस एंगल पर मौजूद है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिहाज से। ठीक है,
ये बात हो गई। ठीक इसी तरह इसका ऑपोजिट होता है या इसका उलट होता है क्या चीज़, कि आम रूटीन में आप जैसे ज़मीन पर ये डॉग नज़र आ रहा है, अगर आप इस डॉग को देखेंगे तो आप सीधा नहीं देखेंगे, आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आइज़ को करेंगे। जैसे ही आप इस डॉग की तरफ देखेंगे तो इस डॉग यानी ये एक पॉइंट जहाँ पर ये डॉग मौजूद है, ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ एक एंगल बनाएगा और ये एंगल बताएगा कि डॉग जो है वो किस एंगल पर मौजूद है नीचे की तरफ, ठीक है, जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाएगा। तो बेसिकली ज़्यादा जहन पे ज़ोर डालने वाली बात नहीं है, बस सीधी सीधी सी दो बातें आपने सीखनी है। ऊपर जो चीज़ें नज़र आती हैं और ऊपर वाली चीज़ें जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, इसे लाइन ऑफ साइट भी आप कह सकते हो, ठीक है, कहा जाता है बेसिक लेवल पे, ठीक है, कि जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं वो लाइन ऑफ साइट के साथ जो है एक एंगल बनाती हैं, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। और इस एंगल ऑफ एलिवेशन से क्या पता चलता है कि ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है या ऊपर वाली जो चीज़ है वो किस एंगल पर मौजूद है आपकी लाइन ऑफ साइट के लिहाज से। ठीक इसी तरह नीचे वाली जो चीज़ें होती हैं जिसमें आपको आँख नीचे करनी पड़ती है, तो वो किस एंगल पर नीचे मौजूद है हॉरिजेंटल लाइन या लाइन ऑफ साइट के लिहाज से, तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पर आपको ये तीन चीज़ें ही पता चली इतनी बात सुनने के बाद, और इन तीन चीज़ों को उम्मीद करता हूँ जहन में रखोगे। पहली चीज़ हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ, ठीक है। अब रिटन फॉर्म में भी एक डेफिनेशन है इसकी, आप बुक में भी पढ़ेंगे पिछले पेजेस पे, तो वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप उसे भी समझ सकते हो। तो ये रिटन फॉर्म में डेफिनेशंस आ गई, इनको पढ़ें तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाएगा। द टर्म एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन की टर्म है, ठीक है, डिनोट्स, वो जाहिर करती है या दिखाती है क्या चीज़, द एंगल, एक एंगल कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द हॉरिजेंटल अपवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट, हॉरिजेंटल से अपवर्ड मौजूद ऑब्जेक्ट की तरफ। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक ऐसा एंगल है जो कि हॉरिजेंटल लाइन से अपवर्ड मौजूद ऑब्जेक्ट के दरमियान एंगल को जाहिर करता है या दिखाता है। ठीक इसका उल्ट जो है वो द टर्म एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की टर्म है वो भी डिनोट करती है, जाहिर करती है किस चीज़ को, द एंगल, एक ऐसे एंगल को जो कि जाहिर करता है क्या, फ्रॉम द हॉरिजेंटल डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल से डाउनवर्ड मौजूद ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, और बाकी जो समझ में नहीं आई उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसको पढ़ लेते हैं। आपकी आसानी के लिए एक पिक्चर भी रखिए ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है किसका, सन का, ठीक है। ये सन हो गया आपका, ठीक है, और ये किस एंगल पे बन रहा है या किस एंगल पर मौजूद है, इस लाइन के लिहाज से वो आपने मालूम करना है। क्योंकि आई होप कि एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को पता होगा, मैं दोबारा से भी बता देता हूँ जो वीडियो को यहाँ से देख रहे हैं। एक हॉरिजेंटल लाइन होती है और उस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे लाइन ऑफ साइट की बात नहीं होगी, क्योंकि लाइन ऑफ साइट उस सूरत में आता है जब इंसान के देखने की बात की जा रही है। इधर जैसे कि मैंने बताया था, लाइन ऑफ साइट भी बोला जाता है और हॉरिजेंटल लाइन भी बोला जाता है। तो हॉरिजेंटल लाइन इधर कैसे वजूद में आ रही है, वो आ रही है कि सूरज की रोशनी है, ठीक है, और सूरज की रोशनी जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो इसमें से गुज़र नहीं पाती, और जिसकी बदले में या जिसके रिज़ल्ट में जो है इसका साया ज़मीन के ऊपर बनता है। जैसे कि आम रूटीन के अंदर आप जब चल रहे होते हो सूरज की रोशनी में, तो आपका साया भी ज़मीन के ऊपर बना हुआ होता है। तो जो इसका साया बनेगा वो ज़मीन के ऊपर बनेगा, और वो होगा हमारी हॉरिजेंटल लाइन। इस हॉरिजेंटल लाइन से सूरज जो है किस एंगल पर है, वो एंगल हमने मालूम करना है, और इसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, ठीक है। और तो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, एक तो क्या कि थीटा क्या है वो हमें मालूम करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा ये साया बन रहा है ज़मीन के ऊपर 3.5 फीट लंबा। और तीसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, ज़मीन से ऊपर तक जब हम डिस्टेंस मेजर करें वो कितना बताया गया इस आदमी का, 6 फीट। तो बेसिकली अभी ये एक ट्रायंगल बन गई जो आप लोगों को नज़र आ रही होगी, और इस ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से आप इजीली कोई भी दो साइड्स दी गई हों तो तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हों तो आप एंगल भी मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास दो साइड मौजूद हैं, एक 6 फीट, एक
3 फीट और एंगल हम मालूम कर लेंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ इसमें यही थी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मालूम करना है और वो ये वाला है। और ये क्यों है? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है। बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब इस पिक्चर की मदद से भी क्वेश्चन हल कर सकता हूँ, लेकिन आप पेपर के अंदर ये पिक्चर तो नहीं बना पाएंगे इस तरह के बंदे की। तो आप ऐसा करिएगा, इधर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा ऐसे सिर्फ, यानी बाकी ऐसी ही पिक्चर बनी रहने दीजिएगा। इधर जो है एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने रेड कलर की डाली है। अगर मैं रफली बना के दिखाऊं तो एक लाइन ऐसे आप खींचिएगा, ठीक है, एक लाइन आप ऐसे खींच लीजिएगा और एक लाइन आप ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ी गलत हो गई, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे खींच लीजिएगा। इधर जो है आप 6 फीट लिख दीजिएगा, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इस पिक्चर को रिमूव कर देता हूँ, फिगर ही बना लेता हूँ और इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, 6 फीट और इधर जो है 3.5 फीट है, तो इधर 3.5 फीट लिख लेते हैं। और क्योंकि ट्राइंगल में हर चीज़ का नाम होता है तो इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं और इसका नाम सी रख देते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सन यहाँ पे बना लो एक, ठीक है, ऐसे रफली, ठीक है, तो सन की वजह से इधर शैडो बन रहा है। तो ये चीज़ हो गई। इस पिक्चर को हटा देते हैं यहाँ से। तो ये पिक्चर जो है मैंने साइड पे कर ली ताकि इधर जो है वो आप डिटेल लिख सको, या आप मिडल में भी बना सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। ये हमारा 90 का एंगल हो गया। अब हम कैसे मालूम करेंगे ये वाली साइड? तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं इसका, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। जैसे इधर तो इंसान नहीं है, ऊपर वाली डेटे को इस्तेमाल करते हुए आप इधर लिख लेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने ये पिक्चर बनाई। पिक्चर बनाने के बाद इधर आप एक स्टेटमेंट लिख दें। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व डेट। तो फिगर को देखने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व हुआ? एक तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि इसमें हाइट बताई गई है। तो इधर तो इंसान है नहीं, बस हाइट हमने मेंशन कर दी। तो उस चीज़ को रिटन फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और चेक करने वाले को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हाइट ऑफ मैन, ठीक है। और हाइट ऑफ मैन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? ए से और सी से। तो यहाँ पे जैसे ज्योमेट्री के अंदर लिखते हैं मेजरमेंट एंगल होता है, इसी तरह मेजरमेंट लाइन सेगमेंट भी होता है। तो मेजरमेंट लाइन सेगमेंट क्या है? ए सी। ये लाइन सेगमेंट का सिंबल हो गया। इसके बाद ये है 6 फीट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 6 फीट, ठीक है। उसके बाद शेडो की बात की गई है, तो यहाँ पे आप लिख दो लेंथ ऑफ शेडो। तो ये लिख लिया लेंथ ऑफ शेडो। लेंथ ऑफ शेडो जो है कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो ये कितना है? BC। तो यहाँ पे मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC आ जाएगा और ये आ जाएगा 3.5 फीट, ठीक है। तो ये 3.5 फीट पॉइंट थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन मैं कर ही देता हूँ, कहीं बच्चे जो हैं इस पे भी परेशान ना हो जाए। 3.5, तो 3.5 फीट लिख लिया। और 3.5 फीट लिखने के बाद अब हम कैसे मालूम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन? तो अब आप लोगों को याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक 3 रेशोज़ होती थी। एक होती थी 100, ठीक है, और एक होती थी का, ठीक है, और एक होता था तोआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा दूंगा या इसको कलर चेंज करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। यानी कि एक होती थी 100, ये रफली है, मैं पिक्चर के सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। एक होता था 100, एक होता था का और एक होता था तोआ। अगर एक्सरसाइज सारी की है तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एस से बनता है साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। और ये बराबर होता है, ओ से बनता है ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट को ऐसे लिख लेते हैं। और एच से बनता है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हाइपोटेनस। तो ये भी याद है ना, हाइपोटेनस और ये किसे कहा जाता है? चलो दोबारा बता देता हूँ, एक्सरसाइज शुरू हो रही है। ये वाली जो लाइन होती है इसे बाज़ जगहों पे बेस कहा जाता है, बाज़ जगहों पे एडजेसेंट कहा जाता है। तो दोनों का एक ही मतलब है, जिसने जैसे समझा वो वैसे ही करे, ठीक है। मैंने दोनों वर्ड्स बता दिए, लेकिन मैं इसे बेस बोलता हूँ। तो ये होती है हमारी सॉरी बेस ही लिख रहा हूँ मैं भी, एडजेसेंट, ठीक है। बाज़ लोग इस चीज़ को याद रखते हैं ब्राउन कर्ली हेयर वाले फार्मूले से या उस प्रोसीजर से, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मेन चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, टेन किसके बराबर है। तो ये परेशान मत होइएगा। तो ये होता है एडजेसेंट, इसे मैं बोलता हूँ ऑपोजिट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, लेकिन इसे एल्टीट्यूड भी जो है वो
बोला जाता है। इसके अलावा ये तो हाइपोटेनस ही बोला जाता है, चाहे आप जिस भी मेथड से कर रहे हो। तो ये तीनों साइड्स होती हैं। तो साइन किसके बराबर होती है? साइन बराबर होती है ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस के, ठीक है। इसी तरह कॉस, इधर सी से कॉस होता है, तो कॉस किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। इसी तरह लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? तो टी से क्या होता है? टेन थीटा, और ओ से क्या होता है? ऑपोजिट, और ए से क्या होता है? एडजेसेंट, ठीक है। तो ये तीन होती है। अब हमें थीटा मालूम करना है, तो हम थीटा जो है साइन से भी मालूम कर सकते हैं, कॉस से भी, टेन से भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर साइन से मालूम करेंगे तो अपोजिट की वैल्यू भी चाहिए और हाइपोटेनस की भी चाहिए। लेकिन अगर कॉस से थीटा मालूम करेंगे तो हमें क्वेश्चन के अंदर एडजेसेंट की वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनस की चाहिए। तो टेन से मालूम करेंगे तो अपोजिट और एडजेसेंट, तो जिससे भी मालूम कर रहे हैं तो वैल्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास एडजेसेंट की वैल्यू है 3.5 और अपोजिट की वैल्यू है 6 फीट। तो ये दो है, तो जिस के अंदर ये दोनों का जिक्र हो उसकी मदद से आप थीटा मालूम कर सकते हो। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में है? आपके यहाँ पर ऑपोजिट एडजेसेंट है टेन थीटा। तो टेन थीटा को इस्तेमाल करके आप एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये दोनों मौजूद हैं, ऑपोजिट और एडजेसेंट, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको अब मैं मिटा दूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये रहा है मिट, ठीक है। हाइपोटेनस, ये सब चीज़ें क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होती, ये समझाने के लिए था। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग द फैक्ट दैट। यूजिंग द फैक्ट दैट क्यों लिखा? क्योंकि ये एक फैक्ट ही तो है, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही तो है। तो आगे हम चलेंगे तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखा टेन थीटा। टेन बराबर होता है तोआ, ठीक है, ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट के। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है हमारी ये वाली साइड, तो इसे AC से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AC, और डिवाइड बाय इसे जो है BC से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मेजरमेंट BC रिप्रेजेंट कर देंगे। इसीलिए क्वेश्चन के अंदर भी ये चीज़ मेंशन कर दी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC, ठीक है। इसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो AC जो है वो हमारे पास 6 फीट है, और जो शेडो इसका बन रहा है हॉरिजॉन्टल वो 3.5 फीट है, तो यहाँ पे 3.5 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, 6 डिवाइड बाय 3.5 है, 3.5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.71428, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे तो आपका कम से कम आप डायरेक्टली यानी कि जितना कम मिनिमाइज हो सके उस चीज़ को कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका नियरेस्ट आंसर आ जाएगा। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 डिवाइड बाय 3.5 किसके बराबर है, फिर उसका 10 इनवर्स लूँगा तो जवाब में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। इसलिए डायरेक्टली चलें तो देखिए एक और चीज़ सीखनी होगी या आती भी होगी आप लोगों को। देखिए ऊपर जो है यहाँ पे 10 थीटा है, ठीक है। अब हमें सिर्फ थीटा मालूम करना है, ठीक है। तो 10 हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो 10 को हम क्या करेंगे, 10 को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर +1 होता है, जब ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब आप किसी तरह भी जहन में रख सकते हैं, बस ये माइंड में रखिएगा, टेन हो, साइन हो, कॉस हो, उसको जब एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो -1 यानी कि जिसे इन्वर्स बोला जाता है। तो इधर जो है ओनली थीटा बच जाएगा और इधर आ जाएगा टेन इन्वर्स, ठीक है। और यहाँ पे आप वैसे का वैसे ही लिख दो 6 डिवाइड बाय 3.5। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आंसर जो है ज़्यादा बेहतर से बेहतर आ सके। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेटर इधर लाऊं तो ये आ गया कैलकुलेटर, 6 डिवाइड बाय 3.5 है, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप कैलकुलेटर पे ध्यान दीजिए। तो शुरू से करके दिखाता हूँ, 6 डिवाइड बाय 3.5 और ये इक्वल, अब ये आ गया ना। अब इसका डायरेक्टली आप ले लो, बजाय आप लिखो 1.7142, ठीक है, डायरेक्टली इन्वर्स ले लो। इन्वर्स लेने का क्या तरीका होता है अपने कैलकुलेटर पे, ऐसे ये शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे और दबाने के बाद जो है फिर आपका tan इन्वर्स लिखा हुआ जो बटन होगा उसको आप दबा देंगे। तो जैसे उसको दबाएंगे तो देखिए 59.74356 है। तो आप इसमें राउंड ऑफ करेंगी तो अगर मैं
4 के बाद 3 है तो ये 4 वैसे का वैसा रहने देते हैं, तो 59.74 इतना लिख लेता हूँ। तो 59.74, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ थीटा इज़ इक्वल टू 59.74, और थीटा जो है वो या तो डिग्री में होता है या रेडियन में होता है, तो यहाँ पे डिग्री के अंदर ये चीज़ चल रही है तो यहाँ पे डिग्री में लिख देते हैं, और ये हमारा इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो आई होप क्वेश्चन आसान सा है। मेन चीज़ आपको ये सीखनी है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल होगी, वो प्रैक्टिस करेंगे या ऐसा ऐसा वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे पढ़ लेते हैं। उसमें क्या बोला जा रहा है, आ ट्री कास्ट आ 40 मीटर शेडो, एक दरख्त जो है 40 मीटर का शेडो बनाता है, ठीक है, यह डालता है। कास्ट का मतलब बनाना या डालना, ठीक है, किस चीज़ का, शेडो का। कब बनाता है, ओबियसली बात है जब सूरज की रोशनी होगी तभी साया बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 25 डिग्री, जब जो है सूरज जो है उसकी वजह से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा हो, 25 डिग्री बन रहा हो, तो उस वक्त 40 मीटर का दरख्त एक साया बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपने सिंपल क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपने ट्री की या दरख्त की जो है हाइट मालूम करनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एक आदमी की बात की गई थी, इधर जो है दरख्त की बात की गई है, बस वैल्यूज़ चेंज हैं, सेम वही पैटर्न होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या करेंगे, दरख्त अगर आपको बनाना आता है तो ऐसे करके एक सिंपल सा दरख्त बना लीजिएगा, नहीं तो इस सिंपल से आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, दरख्त वगैरह जो है स्टेटमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। जैसे एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे आप, ठीक है, थोड़ा नज़र ना आए शायद, इस तरह थोड़ा गहरा कर देता हूँ इसको। उसके बाद इसका शेडो बन रहा है, वो ज़मीन पे बनता है हमेशा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एंगल है तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये कहला रहा है, ठीक है। तो ये 40 मीटर शेडो है तो ज़मीन पे शेडो बनता है, तो यहाँ पे इसको एक लाइन ये हो गई। तीसरा सन तक एक लाइन जाएगी, जैसे कि पिछली फिगर बनाई थी तो एक लाइन ऐसे। तो अब ये क्या बन गई, अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल बन गई। तो ट्रायंगल में हमारे पास एंगल भी दिया गया है, और उसके बाद बेस या एडजेसेंट जो है उसकी वैल्यू भी दी गई है, तो हम तीसरी वैल्यू जो है मालूम कर सकते हैं। हमसे ये पूछिए तो ये मालूम कर लेंगे, ठीक है, अगर ये पूछी होती तो ये भी मालूम कर लेते। अब कैसे मालूम करेंगे, आपके पास जो है यानी कि 100 का तोआ, यानी ये 3 है, इनकी मदद से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन चीज़ क्या है, गिवन, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, हमारे पास गिवन डेटा के अंदर एडजेसेंट है, ठीक है, जिसे बेस भी कहा जाता है, और एंगल है। तो जिसमें एडजेसेंट और एल्टीट्यूड की बात होगी वही इनमें से लग जाएगा। मैं करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा जाता है, तो आप इधर लिख लीजिए सोल्यूशन, ठीक है। और सोल्यूशन लिखने के बाद फिगर के अंदर जो है क्या बताया जा रहा है उसको स्टेटमेंट की सूरत में लिख लेते हैं, ताकि बेहतर लगे चेक करने वाले को। तो हमसे हाइट ऑफ ट्री मालूम यानी कि पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं। तो फ्रॉम द फिगर लिखने के बाद हाइट ऑफ ट्री दी हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। और हाइट ऑफ ट्री को जैसे कि नाम भी इनके रखे जाते हैं, तो इधर नाम ए रखा है इसका, इधर नाम बी रखा है, और इसका नाम सी रखा है। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास ए और सी कहलाएगी जो हाइट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाइट ऑफ ट्री को मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए सी से हाइट रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये क्योंकि मालूम नहीं है तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। और क्या चीज़ दी गई है हमें, और दिया गया है लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, यानी कि ये वाला। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ शेडो। तो लेंथ ऑफ शेडो को बी सी से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे मेजरमेंट लाइन सेगमेंट, ये मेजरमेंट, ये लाइन सेगमेंट बी सी है, तो ये यहाँ पे बी सी लिखा, और ये ऐसे ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल डाल दिया। और ये 40 मीटर है, तो यहाँ पे लिखते हो तो आप 40 मीटर। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो थीटा से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास 25 डिग्री दिया गया है, तो ये लिख लिया, ठीक है। तो सारी जो गिवन डेटा है वो लिख लिया। अब हमें यानी कि कौन से इधर मालूम करना होगा, तो हमारे पास 100 होता है और का होता है, ठीक है, और तो होता है। आप रफ अमल में कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे मालूम कर रहा हूँ। तो 100 के अंदर क्या होता है, ओ से ऑपोजिट, ठीक है, और एच से हाइपोटेनस, ठीक है। तो का से जो है वो क्या होता है एडजेसेंट डिवाइड बाय
हाइपोटेनस, तो हमें हाइपोटेनस तो बीच में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसलिए ये दोनों तो सॉरी ये जूम हो गया, ये दोनों तो इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, इसको भी ख़त्म कर दो, इसको भी ख़त्म कर दो। तो तोआ वाला जो है इसके अंदर क्या होता है, ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो हमें एडजेसेंट दी गई थी ये वाली, तो एडजेसेंट भी है और ऑपोजिट या एल्टीट्यूड कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर है। तो तोआ वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो हम मालूम कर लेंगे, यानी tan वाली मालूम करेंगे। ठीक है, इसको भी मिटा लेते हैं यहाँ से। तो tan वाली मालूम करें तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करने से पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं यूजिंग द फैक्ट। तो क्या फैक्ट है हमारे पास, हमारे पास फैक्ट है tan थीटा बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan थीटा। कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि एक जैसा क्वेश्चन रहे। tan थीटा और tan थीटा इक्वल होता है तोआ, यानी कि ऑपोजिट। ऑपोजिट कौन सा होता है, यानी ऑपोजिट को एल्टीट्यूड भी कहा जाता है, वो क्या है, AC। तो सबसे यानी कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट होता है। तो ऊपर ऑपोजिट आता है, ऑपोजिट यानी कि ऑपोजिट को एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री जो है ये ऑपोजिट कहलाएगी। तो यानी कि ये वाली, ये देखें, ये A और ये C, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट AC लाइन सेगमेंट डिवाइड बाय एडजेसेंट जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, BC से। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट BC ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बार ये चीज़ें देख चुके हो आप, तो अब तो याद हो गई होगी। वैल्यूज़ पुट कर दो। तो AC जो है वो हमने मालूम करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट एंगल सॉरी लाइन सेगमेंट AC डिवाइड बाय BC जो है वो किसके इक्वल है, BC जो है वो हमारे पास 40 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख लो 40, और tan थीटा जो है वो 25 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है क्योंकि हमें AC की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर दूसरे सिनेरियो में इधर भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो। इस चीज़ को ऐसे भी आप समझ सकते हो, पिछली क्लासेस में देख चुके हो। तो कुछ भी प्रोसीजर अपनाइए, लेकिन इन दी एंड जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, 25 डिग्री मल्टीप्लाई, इधर 40 आके मल्टीप्लाई हो गया, और इधर बच जाएगा मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AC। ठीक है, ऐसे कुछ हिसाब किताब हो जाएगा। अब कैलकुलेटर पे tan 25 डिग्री मालूम करो और उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका AC आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेटर लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर पर इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। tan 25 था, तो आप यहाँ पे पहले 25 लिखेंगे और उसके बाद tan ले लेंगे, तो ये tan 25 की डिग्री सॉरी वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई 40 से करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना है, 18.65। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 18.65। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट AC लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको हम अगर यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको बाद में लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं ताकि नेचुरल लगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेजरमेंट AC जो कि हाइट ऑफ ट्री थी, ये आ जाएगा 18.65 मीटर में इसका यूनिट है, तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो ये हाइट ऑफ ट्री आपने मालूम कर ली। तो ये यहाँ तक भी लिख सकते हैं, आगे स्टेटमेंट की सूरत में भी मेंशन कर सकते हैं आंसर, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में भी लिख लिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बस आपको ये मालूम करने के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी लगेगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 20 फीट लॉन्ग लैडर, एक 20 फीट लंबी लैडर है यानी सीढ़ी है, इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, जो कि झुकी हुई है वॉल के साथ। जैसे ये एक वॉल है, ठीक है, और ये हमारे पास लैडर यानी सीढ़ी है जो कि झुकी हुई है दीवार के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। आगे अगर चलें तो क्या बोला जा रहा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। जो बॉटम का मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा, जो लैडर है उसके सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है दीवार के यानी वॉल की बेस से जो है 5 फीट
के फासले पर मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद फाइंड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? 90 का एंगल होता है, ठीक है। सॉरी, 90 का एंगल नहीं होता, वो राइट एंगल होता है। 90 से कम एंगल जो होता है, जितना भी एंगल हो, वो एक्यूट एंगल होता है। जिससे उसने बता भी दिया आप लोगों की आसानी के लिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है या एक्यूट एंगल मालूम करना है, दोनों एक ही बात को जाहिर कर रहे हैं। द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, यानी कि वो एक्यूट एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करिए जो कि सीढ़ी जो है वो ज़मीन के साथ यानी ग्राउंड के साथ बना रही है। तो आप देख भी सकते हो, इसको एक बार मिटाऊं। मिटाने के बाद आप यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया हमारा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन में समझा था, और सॉरी इससे ऊपर सीढ़ी के साथ जो एंगल बन रहा है ये हमने मालूम करना है, जिसे थीटा से पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? तो पिक्चर आप लोगों की आसानी के लिए बनाई हुई है, लेकिन आप बस सिंपल ये कर लीजिएगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, और एक लाइन ऐसे, ठीक है। और सिंपल तीनों कॉर्नर्स के नाम होते हैं ABC, इनके नाम लिख लीजिएगा। और एंगल ऑफ यानी कि एक्यूट एंगल, ये तो एंगल राइट एंगल है ना, तो ये वाला एंगल जो है सीढ़ी वाला, ये उसने पूछा है, तो ये क्वेश्चन मार्क थीटा। आई थिंक ये चीज़ें अब आप लोगों को आ गई होंगी। पिक्चर्स तो आप लोगों के टीचर्स जो हैं वो भी बनाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो इनकी मेजरमेंट्स लिख लीजिएगा। 20 फीट लंबी सीढ़ी है तो 20 फीट लिख लिया, फासला 5 फीट का है तो 5 फीट लिख लिया। और हमने अब ये मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये लिख लिया यहाँ पे सोल्यूशन लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसके बाद फ्रॉम द फिगर, यानी कि फिगर से जो डिटेल हमें हासिल हुई वो हम रिटन फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप तो पिक्चर इस तरह की थोड़ी बनाएंगे, आप सिंपल ऐसे करके बना लेंगे। तो डिटेल में आप लैडर वेडर या वॉल वगैरह को शो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम द फिगर। तो फ्रॉम द फिगर लिखने के बाद अब हम यहाँ पे जो चीज़ क्वेश्चन में दी गई है, क्या एक तो लेंथ दी गई है 20 फीट लंबी लैडर है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लैडर लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ लैडर जो है इसका नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, तो A और B रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB, ये लेंथ ऑफ लैडर इससे शो कर देते हैं, और ये है 20 फीट, तो ये 20 और फीट आप यहाँ पे लिख ही दीजिए, ये 20 फीट। उसके बाद आगे अगर चलें तो और डिस्टेंस उसने दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। डिस्टेंस को किससे? B से और C से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC लिख लेते हैं। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ पे आ जाएगा फीट, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन को थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो लिख देते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लिया, थीटा इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो यहाँ पे आप यूजिंग द फैक्ट लिख सकते हो या फिर नाउ लिख भी सकते हो शॉर्ट में। और अब लिखने के बाद अब हमें क्या चीज़ मालूम करनी, यानी कि जैसे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक होती है 100, ठीक है, एक होता है का, और एक होता है तो, ठीक है। तो 100 किसके बराबर होता है? ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, और का किसके बराबर होता है? एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। एडजेसेंट मतलब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, और ये एल्टीट्यूड, ऑपोजिट मतलब जो लोग एल्टीट्यूड से कर रहे हैं वो। और 10 बराबर होता है ऑपोजिट यानी कि एल्टीट्यूड डिवाइड बाय एडजेसेंट यानी बेस, ठीक है। तो अब हमारे पास डिटेल में क्या चीज़ दी गई है? एक तो हमें बेस दी गई है क्वेश्चन के अंदर, बेस की वैल्यू, और साथ में हाइपोटेनस इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड होगी। तो हाइपोटेनस और बेस जिसमें होगा वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। तो हाइपोटेनस और बेस, तो इस यानी कि एडजेसेंट और हाइपोटेनस इसके अंदर है, तो का की मदद से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यानी इससे मालूम होगा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें पता चल गया। तो यहाँ पे इसको ऊपर करते हैं, तो का की मदद से मालूम होगा। का में C जो होता है वो cos थीटा, यानी ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगेगी, ठीक है। एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो मैंने लिख भी दिया आप लोगों को ताकि देखने को मिले ये चीज़। तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक लाइन ऊपर करके लिखते हैं।
कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सा होता है, नीचे वाला बी सी, तो ये हमारे पास बी सी है 5 फीट, ठीक है, ये वाला 5 फीट, वाइट कलर है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, तो 5 फीट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, मेजरमेंट बी सी इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, फिर वैल्यूज़ पुट कर लूँगा। फिर हाइपोटेनस जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया गया, ए बी से, तो अब हम यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं, तो मेजरमेंट ए लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करें तो बी सी जो है किसके इक्वल है, बी सी है 5 के और ए बी जो है वो 20 के, तो 5 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, ठीक है। फीट को शॉर्ट फॉर्म में एफ टी फुल स्टॉप, एफ टी फुल स्टॉप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऊपर लिख दिया तो ऐसे भी आप चल सकते हो। आगे अगर चलें तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 1 डिवाइड बाय कितना आ गया 4। लेकिन हम यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करते हैं पॉइंट की फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये आ गया कैलकुलेटर 5 डिवाइड बाय 20, 5 डिवाइड बाय ये आ गया 20, तो ये हमारे पास आ गया 0.25, तो आप यहाँ पे लिख लो 0.25, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे कॉस थीटा चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। अब हमें सिर्फ थीटा मालूम करना है, ठीक है। तो कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ थीटा रह गया, इधर आ जाएगा कॉस इन्वर्स 0.25, ठीक है। तो 0.25 का कॉस इन्वर्स मालूम कर लो, तो ये 0.25 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, तो शिफ्ट दबाएं तो ये कॉस इन्वर्स आ जाएगा, तो ये हो गया 75.5224, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, यानी कि राउंड ऑफ करते हैं, 2 5 से कम है तो 75.5 लिख लेते हैं, ये काफ़ी रहेगा। तो 75.5 थीटा इज़ इक्वल टू, सॉरी थीटा सही तरह नहीं लिखा गया, थीटा इज़ इक्वल टू 75.5, ठीक है। और एंगल है तो एंगल डिग्री में होता है, तो ये डिग्री में आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन पीछे जो है डिग्री और मिनट के अंदर आंसर जो है वो दिया गया है, तो उसको भी हम कर सकते हैं, कैसे रफ अमल में बता देता हूँ। पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर आपने किया था, तो डिग्री है इसको मिनट में बदलना है, तो हम क्या करते थे 75 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलें तो 75 डिग्री वैसे का वैसा। अब डिग्री को मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और हम डिग्री से मिनट में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप यूँ समझ लीजिए 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो ये 75 डिग्री प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना होता है, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये हो जाता है हमारे पास 30, ठीक है। तो 30 यहाँ पे आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है। तो 75 डिग्री 30 मिनट ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दो 75 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। और रफ अमल में ये चीज़ की थी, तो इसको मिटा दो, क्योंकि एक्चुअली जवाब लिखना है, तो आप यहाँ तक भी लिख लेंगे तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन छोटी वैल्यू है डेसिमल के बाद, तो इसलिए इसको आसान तक कन्वर्ट करना, इसलिए मैंने भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लास्ट स्टेटमेंट लिख दें, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन 75 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो फुल स्टॉप डाल दें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको मिटा दी यहाँ से। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, बस आपको मेन चीज़ कॉन्सेप्ट कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी इस चीज़ को समझना है, पिक्चर बनाना थोड़ा सीखना है, ठीक है। तो आई होप कि मैं अगेन से बोल रहा हूँ कि आप इस पिक्चर को सिंपल बनाना सीख लेंगे ट्रायंगल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये टीचर भी आपको सिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसे भी पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, द बेस ऑफ अ रेक्ट एंगल इज़ 25 फीट। एक रेक्ट एंगल है, रेक्ट एंगल पता है ना किसे कहा जाता है, ऐसी साइड्स जिसकी दो अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, उन्हें रेक्टेंगल कहा जाता है। और जिनकी अपोजिट साइड्स यानी चारों साइड्स बराबर हो, उसे स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाली रेक्टेंगल होगी, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, चलो पढ़ लेते हैं पहले क्या कहा जा रहा है। रेक्टेंगल जो है 25 फीट, अ बेस यानी कि बेस जो है रेक्टेंगल की 25 फीट है, एंड द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 13 फीट, और हाइट जो है वो 13 फीट है, ठीक है। फाइंड द एंगल दैट द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। बेस के साथ जो रेक्टेंगल का डायगनल है उसका एंगल मालूम कीजिए। तो ट्रांसलेशन के हद तक समझ में आ गया, पिक्चर बनाते हैं। और
तो आप लोगों को बाकी भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा इधर सॉल्यूशन और रेक्टेंगल बनाएं, तो इधर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, या थोड़ा एक और लाइन ले लेते हैं और इधर भी एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गई और एक इधर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और ऐसे इधर ड्रॉ कर देते हैं। अब ये रेक्टेंगल बन गई। अब इसकी लेंथ्स क्या दी गई हैं, जैसे कि बेस, ये वाली बेस ले लेते हैं, बेस ज़्यादा है 25, तो इसे 25 कंसीडर कर लेते हैं, 25 फीट, ठीक है। और हाइट इसे कंसीडर करें तो ये आ जाएगा 13, ठीक है, फीट। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप लोगों को पता है ये चारों जो हैं वो 90 के एंगल होते हैं, ठीक है। तो खैर एनीवे ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे अगर चलें तो अब इनके नाम रख देते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर्स के नाम रखें ताकि लेंस लिखने में आसानी हो। इसका नाम A, B, C और D। अब बात यहाँ पे आपको नहीं पता भी होगी बल्कि पिछले क्लासेस में डायगनल किसे कहा जाता है, ऐसे रेक्टेंगल को दो हिस्सों में ऐसे क्रॉस के अंदर लगाई जाने वाली लाइन जो होती है वो डायगनल कहलाती है, ठीक है। इधर कौन सी डायगनल है, ये वाली लाइन जो है वो डायगनल कहलाएगी। अब नीचे वाले सबसे एंड में क्या कहा है कि फाइंड द एंगल, आपने एंगल मालूम करना है किसमें, डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस, यानी कि डायगनल जो है वो बेस के साथ जो एंगल बना रहा है। तो बेस कौन सी है, बेस हमारी ये वाली है, ठीक है। एक तो ये आज पता नहीं क्या इसको हो रहा है, तो बेस कौन सी है, सॉरी, बेस है हमारी ये वाली, ठीक है। ये तो बेस नहीं हो सकती ना, ठीक है, बेस सबसे नीचे वाली। तो बेस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने मालूम करना है जो कि क्वेश्चन में उसने पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। मिटाने के बाद इधर लिख लेते हैं, एक एंगल बना लेते हैं और यहाँ पे थीटा लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ठीक है। और ये हमारा ट्रायंगल बनाए, तो ट्रायंगल में एक 90 का एंगल होता है, एक ये एंगल होता है, ठीक है। तो सी को तो मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये एक हमने फिगर बना ली। अब फिगर यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर। तो फ्रॉम द फिगर लिखने के बाद फिगर से क्या चीज़ जो क्वेश्चन में चीज़ें दी गई हैं वही हमने स्टेटमेंट की सूरत में मेंशन करनी है। तो एक तो हमें बेस ऑफ रेक्टेंगल दी गई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया बेस ऑफ रेक्टेंगल, उसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट ए बी और ये लाइन सेगमेंट का सिंबल, और ये कितना है 25 फीट, ठीक है। एफ टी डाल के फुल स्टॉप डाल दो, FWT लिख लो। बेस दी गई है, इसके अलावा हाइट दी गई है रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे हाइट ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना है, BC से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे BC मेजरमेंट BC लाइन सेगमेंट ये लिख लिया और यहाँ पे आ जाएगा 13 फीट, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हमें यानी कि एंगल मालूम करना है, तो कौन सा एंगल, एंगल बिटवीन डायगनल एंड बेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी नज़र नहीं आ रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये एंगल बिटवीन डायगनल एंड बेस लिख लिया, इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप नाउ भी लिख सकते हो, बाय यूजिंग फैक्ट्स भी लिख सकते हो। तो अब जो है यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगेगी, आपके पास कौन कौन सी होती है, फिगर के सामने लिखूँ तो सॉरी 100 से शुरू होती है, 100, ठीक है, का तो, ठीक है। तो हमारे पास 100 जो होता है ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में एल्टीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। का बराबर होता है एडजेसेंट, दूसरे लफ्ज़ों में बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, और तोआ बराबर होता है tan इज़ इक्वल टू ऑपोजिट या एल्टीट्यूड डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो जोन से दो साइड्स गिवन है उस हिसाब से हमें फिगर के अंदर देखें तो एक बेस गिवन है और एक यहाँ पे ऑपोजिट में बोलता हूँ, लेकिन आप लोग इसे एल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हो। तो बेस और एल्टीट्यूड जिसमें है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी, ठीक है। तो बेस ये रही बेस और ये रहा ऑपोजिट एल्टीट्यूड, तो tan वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ पता चल गई हमें, tan वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। मिटाने के बाद नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज़ इक्वल टू तोआ। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि वीक बच्चे जो हैं वो समझ सकें, ऑपोजिट तोआ ए से एडजेसेंट, ठीक है। तो ऑपोजिट कौन सी है, हाइट, ठीक है। तो ये BC ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे BC, ठीक है, मेजरमेंट
सी डिवाइड बाय एडजेसेंट जो है वो ए बी है, तो यहाँ पे मेजरमेंट ए बी आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें तो बी सी जो है वो किसके इक्वल है, वो है 13 के, और ए बी जो है वो किसके इक्वल है 25 के। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। इसको फर्दर आगे चलाएं तो ये कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 25, तो कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारे कैलकुलेटर, 13 डिवाइड बाई 25 चाहिए, तो 13 डिवाइड बाई 25 इज़ इक्वल टू 0.52 आ जाता है। तो यहाँ पे आप 0.52 लिख लीजिए, तो 0.52, और यहाँ पे आ रहा था आपका tan थीटा, इधर भी लिख लेते हैं tan थीटा। अब थीटा को इधर रहने देते हैं, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इन्वर्स 0.52। तो चलिए ये मालूम करते हैं tan इन्वर्स। तो 0.52 पहले से लिखा हुआ है, ये शिफ्ट का बटन दबाइए, उसके बाद अभी नहीं दबा, ये शिफ्ट दबा और अब ये tan इन्वर्स हुआ, तो ये 27.47, इससे अगला 5 से कम है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 27.47, 27.47, ठीक है। और यहाँ पे थीटा और ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, या फिर आप इसे डिग्री मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आप लोगों को आई होप क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। पढ़ें तो बोला जा रहा है और रॉकेट इज़ लॉन्च्ड, एक रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है, या लॉन्च हो चुका है, ठीक है। एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री, और वो लगातार क्लाइम मतलब ऊपर जाए जा रहा है, कांस्टेंट मतलब एक ही एंगल के साथ, जो कि कितना है 80 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट, आपने रॉकेट का एल्टीट्यूड मालूम करना है आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर, 5000 मीटर जब ये रॉकेट ऊपर चला जाए उसके बाद, ठीक है। पिक्चर्स वैसे सामने बनी हुई है, ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चों के जहन में आ सकता है कि सर पिक्चर बनाएंगे कैसे। तो देखिए इसमें सबसे पहले रॉकेट को एक कंटिन्यूसली लॉन्च किया गया 80 डिग्री पे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए अगर ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन से रॉकेट को लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ है तो एक ही एंगल पे वो गया है, तो लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे ये वो 80 डिग्री का एक एंगल ले लो आप, ठीक है। इस पे यहाँ पे यूँ समझ लीजिए ये एक रॉकेट है, ठीक है, जो कि 80 डिग्री पर, ठीक है, थीटा यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, लॉन्च हुआ है। उसके बाद ट्राइंगल की मदद से मालूम किया जाता है ना, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट, रॉकेट कितना ऊंचा गया है। तो रॉकेट अगर जैसे यहाँ तक जाता है, ठीक है, यानी कि ये कितने, यानी कब तक ऊपर जाएगा, जब ये 1000 करना है, 5000 क्या है ऊपर मीटर, 5000 मीटर डिस्टेंस कवर कर देगा, तो इट्स मीन के यहाँ की लेंथ तो हमें मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज 5000 मीटर आ जाता है रॉकेट, तो अब कितना एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है, ट्रायंगल की ऊंचाई। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है एक एल्टीट्यूड कहलाएगा ट्रायंगल का, और यहाँ पे ये ही जो है जैसे यहाँ पे 5000 मीटर हो रहे थे तो ये हाइट भी मालूम हो जाएगी, यानी कि एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट, यहाँ से एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट मतलब ये वाली साइड मालूम करेंगे तो एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट मालूम हो जाएगा। तो दो चीज़ें दी गई हैं, एक एंगल दिया गया है और एक हाइपोटेनस दिया गया है, और अगर इसको देखें ट्राइंगल एस्पेक्ट से तो ये एल्टीट्यूड है, जिसे मैं ऑपोजिट बोलता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे, रफली मैंने बना दी, नीट आप खुद बना लीजिएगा। पिक्चर के अंदर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ कही गई है, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी। ये सीधा 5000 मीटर डिस्टेंस हो गया, ये इसने एक रॉकेट भी बना दिया, ठीक है। उसके बाद इसका नाम इसने ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया। एल्टीट्यूड मालूम करना था तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, और ये इसकी बेस यानी सरफेस ज़मीन हो गई, ठीक है। तो ए बी सी, ये हमारे पास एंगल 80 डिग्री है, इस एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। तो आई होप पिक्चर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सोल्यूशन इसका भी आसान सा है, चलिए करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद इधर पिक्चर बना लीजिएगा आप,
ठीक है। पिक्चर बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम द फिगर। तो ये लिख दिया फ्रॉम द फिगर। अब फ्रॉम द फिगर क्या है, एक तो है यहाँ पे हाइपोटेनस, ठीक है, जिसको किससे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉकेट, क्योंकि रॉकेट ने ये पॉइंट बी से, मैं कलर यस कलर चेंज करके ही ये आपको नज़र आएगा। तो ये 5000 मीटर डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को लिख दीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉकेट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बन गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉकेट। और ये कितना है, ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ए बी कर देते हैं और ये लाइन सेगमेंट आ गई और ये 5000 मीटर है, तो यहाँ पे 5000 मीटर हम लिख देंगे। उसके बाद और क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 80 डिग्री दिया गया है पिक्चर में या क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख लिया 80 डिग्री। आपने मालूम क्या करना है, ये एल्टीट्यूड मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट। तो ये लिख दिया एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट। इसे हम ए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेजरमेंट ए सी आ जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं अब, ठीक है। अब हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे, देखिए एक होता है 100, एक होता है का और एक होता है तोआ, ठीक है। तो हमें ऐसा ये 100 किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है ऑपोजिट यानी एल्टीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और का यानी कॉस बराबर होता है एडजेसेंट डिवाइड बाय या बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। और तोआ यानी tan बराबर होता है ऑपोजिट यानी एल्टीट्यूड डिवाइड बाय एडजेसेंट, जिसे बेस भी कहा जाता है। तो हमें ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करनी है जिसमें एक तो हाइपोटेनस हो और जो चीज़ हमें मालूम करनी है एल्टीट्यूड या ऑपोजिट वो हो। तो हाइपोटेनस और एल्टीट्यूड या ऑपोजिट, तो हाइपोटेनस और ऑपोजिट इसमें यानी साइन से हम मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही इस्तेमाल होगी, ये हमें मालूम होगी, रफ अमल में आप लिख लीजिएगा। तो इसे उसके बाद मिटा दीजिएगा। मिटाने के बाद अब हम नीचे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नाउ लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है 100, तो साइन बराबर होता है ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑपोजिट जो है वो कितना है, ऑपोजिट हमने मालूम करना है जो कि क्या है AC। तो ऊपर हम लिख लेंगे मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AC, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेनस जो है वो 20 AB के साथ रिप्रेजेंट किया गया है 5000 मीटर। तो मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB। ये लिखने के बाद अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करें तो AC जो है मालूम करना है, तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा हमारे पास। और इसके अलावा AB जो है वो 5000 मीटर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5000 मीटर। और साइन थीटा जो है 80 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। अब जो है 5000 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में इसे ऐसे भी कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि इधर भी 5000 से मल्टीप्लाई करवा दो, इधर भी 5000 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, AC बच जाएगा। क्योंकि हमें AC की वैल्यू मालूम करनी है, तो जोन सा भी तरीका आपको ठीक लगे उसी से कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, साइन 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5000, ठीक है, इज़ इक्वल टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AC आ गया, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेटर चाहिए, इसको ऊपर करते हैं और यहाँ पे अब लेके आते हैं कैलकुलेटर। तो ये आ गया कैलकुलेटर। साइन 80 है तो 80 लिख लो और 80 लिखने के बाद साइन का बटन दबाओ, तो ये साइन 80 आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 5000 से, तो ये आ गया आपका 5000 और इक्वल आ गया 4924.03। तो 03 के बाद 3 के बाद 8 है, तो इसको 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4900, ठीक है, 24.04 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट AC लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। इसको अगर हम यानी कि इधर करके लिख लेते हैं, क्योंकि राइट साइड पे अननोन वैल्यू लिखते हैं, ऐसे हमें आदत हो गई है देखने की, तो इधर ये लिख लेते हैं 4924.04 और ये मीटर इसका यूनिट है, मीटर में डिस्टेंस था तो मीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो द एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट इज़, तो ये स्टेटमेंट लिख ली, सो द एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट इज़ 4924.04 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आसान सा था। और ये चीज़ जो है आप ज़रूर मिटा दिया करना, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर। कि एक एरोप्लेन का पायलट है जो कि 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पर प्लेन में मौजूद है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, विशेस टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। और वो क्या विश रखता है, वो ये चाहता है कि वो जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उस वक्त एंगल जो है वो 50 डिग्री का हो। ठीक है, जैसे अगर ये एक हाइट है, ठीक है, 4000 मीटर की, और यहाँ से जब वो नीचे यानी वो हाइट है तो नीचे फिर ज़मीन होगी इसकी, तो लेट्स सपोज ये हमारी ज़मीन हो गई। तो वो ये चाहता है कि 50 डिग्री का एंगल पर वो उतरे। और 50 डिग्री का एंगल कैसे, विद द हॉरिजेंटल के साथ। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, आप लोगों को पता है कि एंगल दो लाइनों के मिलने से बनता है। तो एक हॉरिजेंटल लाइन है और इसके साथ 50 डिग्री के एंगल बनाते हुए वो एरोप्लेन जो है या फिर वो पायलट जो है प्लेन को 50 डिग्री पर उतारना चाहता है, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, हाउ फार, अब इसके बाद कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगन्स टू डिक्रीज। अब उतरने के लिए जब वो नीचे उतरना, डिक्रीज का मतलब जब वो, सॉरी डिक्रीज कह रहा है, डिसेंड, जब वो नीचे यानी कि उतरना शुरू करेगा तो कितने फासले पर एयरपोर्ट पर जाकर वो पहुंचेगा या लैंड करेगा। ठीक है, यानी कि पहली चीज़ वो 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पे मौजूद है और हॉरिजेंटल के साथ 50 डिग्री के एंगल बनाते हुए नीचे एयरपोर्ट पर उतरना चाहता है। अब जब वो इस हाइट से एयरपोर्ट पर उतरेगा तो एयरपोर्ट के कितने फासले पर जाकर वो अपने प्लेन को उतार पाएगा, वो डिस्टेंस आपने मालूम करना है। ठीक है, तो जैसे पिक्चर्स में, इस पिक्चर को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो शुरू से ही आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि कैसे पिक्चर बनेगी। सबसे पहले एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। तो इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल का जिक्र किया जाता है, तो वो भी आप माइंड में रख सकते हो। तो ये या यूँ समझ लो 4000 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब पायलट ये चाह रहा है कि एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ, तो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई, 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक प्लेन उतरे। ठीक है, तो जैसे ये 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए उतर रहा है तो इसके बाद जब ये ज़मीन पर पहुंचेगा तो एयरपोर्ट पे कितना फ़ासला कवर कर चुका होगा या कितने फ़ासले पर जाकर उतरेगा एक प्लेन जब वो 50 डिग्री के एंगल पर प्लेन को नीचे उतारेगा, ये हमने मालूम करना है। तो ये हाइट है, तो यहाँ से जहाँ पे प्लेन उतरेगा वहाँ तक का फ़ासला जो है आपने मालूम करना है। ठीक है, और ये आपका यानी कि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इसी कहते हैं ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये आपका एल्टीट्यूड आ गया जो कि 4000 मीटर है। ठीक है, रफली बना रहा हूँ, अभी वो बताता हूँ। तो अब ये एंगल जो है वो कितना होगा, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मालूम करना होता है। ये वाला एंगल जो है ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्योंकि आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज के शुरू में कि हॉरिजेंटल लाइन या लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इधर हॉरिजेंटल लाइन के हिसाब से क्वेश्चन समझाया गया। तो हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर बनने वाला एंगल जो होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे बनने वाला जो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ऊपर अगर देखें हम तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो एक थ्योरम होता है मैथ के अंदर, आपने देखा है, यहाँ पे बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऐसे दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक है, जैसे ये दो लाइन है और इधर एक इनको क्रॉस करती हुई लाइन हो। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इंटरनल एक्सटर्नल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऐसे ही ये एक लाइन एज्यूम कर लेते हैं, ये दूसरी लाइन कर लेते हैं, ये इनका ये क्रॉस वाली लाइन आ गई। ये एंगल अगर 50 का है तो ये एंगल भी 50 डिग्री का होगा। तो रफली आपने क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। मैं एक पिक्चर भी आप थोड़ा आराम से बनाएंगे तो सही सी बन जाएगी। मैं इधर पिक्चर रख देता हूँ ताकि आपको एक्यूरेट पता चले कि क्या क्या शो करना है और कैसे पिक्चर बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट रख देता हूँ कि कैसी फिगर बनेगी। तो ये मैंने पिक्चर इधर रख दी, इसको देख के आप अपनी फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो सोल्यूशन लिख लिया। सोल्यूशन लिखने के बाद फ्रॉम द
फिगर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। फ्रॉम द फिगर लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ जो जो दिया गया है, जो जो मालूम करना है उसको स्टेटमेंट की सूरत में लिखेंगे। तो सबसे पहले एल्टीट्यूड ऑफ एरोप्लेन दिया गया है तो वो लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया एल्टीट्यूड ऑफ एरोप्लेन, और इसको मैंने यानी ट्राइंगल में इन्हें नाम क्या दिया गया है, इसे ए का नाम दिया गया है, ठीक है, और इसे जो है वो सी का नाम दिया गया है। तो मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए सी लिख लेंगे यहाँ पे एल्टीट्यूड, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए सी, और ये कितना है 4000 है एल्टीट्यूड, तो 4000 मीटर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये वाला बी और सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेटमेंट डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट, तो इधर लिख लिया हमने डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट, और ये हमने बी सी से रिप्रेजेंट किया गया, तो मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और एंगल ऑफ यहाँ पे कौन सा एंगल दिया गया है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नीचे की तरफ होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास ये है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने के बाद भी लिख सकते हो, या फिर लिख देते हैं ताकि चेक करने वाले को पता चले। तो गिवन डेटा में तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ पे आप लिख लो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए आप। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, एज द अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। सो अब ये इक्वल होगा, तो इसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो एंगल भी हमारे पास आ गया। इसके बाद नाव लिख लीजिए यहाँ पे। नाव लिखने के बाद अब 100 का तोआ के अंदर से कौन सा लगेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ ऊपर तो होता है 100, और यहाँ पे आ जाएगा का, और यहाँ पे आ जाएगा तोआ। तो हमें यानी कि 100 किसके इक्वल होता है, साइन, सॉरी डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन बराबर होता है ऑपोजिट, जिसे एल्टीट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एल्टीट्यूड का नाम यहाँ है तो इसलिए एल्टीट्यूड भी लिख देता हूँ, ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, और इधर आ जाएगा हमारे पास कॉस बराबर होता है एडजेसेंट या बेस, और डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद tan इक्वल होता है ऑपोजिट या एल्टीट्यूड डिवाइड बाय बेस या एडजेसेंट। तो हमें ऐसे दो साइड्स लेनी है, जिस यानी कि एक तो हमें बेस मालूम करनी है, ठीक है। तो एक तो बेस हो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, और दूसरा एल्टीट्यूड हो। तो बेस और एल्टीट्यूड होगा तो आप इजीली मालूम कर सकते हो। तो बेस और एल्टीट्यूड जो है tan के अंदर आपका बेस भी है और एल्टीट्यूड भी है, बाकी कॉस के अंदर जो है नहीं हो सकता, हाइपोटेनस है उसके अंदर भी हाइपोटेनस है। तो यस, बस tan के थ्रू मालूम होगा, तो आप यहाँ पे इसे मिटा लीजिए। आपको पता चल गया कि tan वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगी। तो नीचे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे हम अब tan थीटा इज़ इक्वल टू, तोआ होता है ना, तो कोई गलती ना हो जाए। ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है हमारा एल्टीट्यूड, और ये है AC, तो मेजरमेंट AC आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय यानी कि ये हमारा वो हो गया, और ये हमने मालूम करनी है बेस हमारी बनेगी, तो ये आ जाएगा मेजरमेंट BC। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट BC, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, ठीक है, तो आप लोगों को जहन में आ जाएगा। तो AC की वैल्यू तो 4000 दी गई है, तो यहाँ पे लिख लो आप 4000, ये हमने मालूम करनी है, तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा। और tan थीटा हमारे पास 50 डिग्री है, तो यहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगा। अब वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में है कि हमें BC चाहिए, तो BC को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और BC को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। इधर करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा BC मल्टीप्लाई tan 50। अब जो है इसको मैं अगर रफली पहले बता देता हूँ, जैसे इससे कैंसिल हो गया, अब इधर बच जाएगा मेजरमेंट BC, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, tan 50 डिग्री, और इधर आ जाएगा 4000 मीटर। अब हमें BC मालूम करना है, तो tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन दी एंड ये ऐसे हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 4000 डिवाइड बाय tan 50, ऐसे करके ये सॉल्व होगा। लेकिन ये रफली मैंने बताया, इसको पीछे लेके चलते हैं और इसको थोड़ा बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। tan 50 डिग्री मल्टीप्लाई मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 4000, ठीक है। आगे अगर चलें तो मेजरमेंट लाइन सेगमेंट BC जो है इधर रहने देते हैं, और इधर आ जाएगा 4000 डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा tan
50 डिग्री, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो कैलकुलेटर चाहिए होगा, इसको ऊपर करके कैलकुलेटर नीचे लेकर आते हैं। तो ये आ गया कैलकुलेटर, ऊपर है 4000, तो ये लिखा 4000 डिवाइड बाय 1050 है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 और ये आ जाएगा 10, ठीक है, और डिवाइड कर दें तो 3356.398 है, ठीक है। तो आप इसको इधर 9 है पॉइंट के बाद, तो पीछे यानी इसको राउंड ऑफ करने के लिए इधर 3 की जगह 4 कर दो, तो 3356.4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लोगे, मैं इस कैलकुलेटर को नीचे करता हूँ थोड़ा ताकि नज़र आए। तो इधर आ जाएगा मेजरमेंट बी सी इज़ इक्वल, इधर आ गया 3356.4 और मीटर यूनिट चल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर, और नीचे स्टेटमेंट लिख दो। अब यही आंसर होगा हमारा। तो ये मैंने नीचे स्टेटमेंट लिख दी। सो द डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द एयरपोर्ट इज़ 3356.4, ठीक है। तो ये अजान हो गई, अब मुझे रेस्ट करना होगा। तो जल्दी में ये लिखा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।